बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जिनका नाम 80 के दशक की तमाम एक्ट्रेसेस में सबसे ऊपर लिया जाता था और जिनकी अभिनय क्षमता की कायल पूरी दुनिया रही, जो न केवल एक सक्सेसफुल और वर्सटाइल अदाकारा रही बल्कि इनकी खूबसूरती भी लाजवाब मानी गई और इन्हें एवरग्रीन ब्यूटी करार दिया गया, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महिला प्रधान कॉमर्शियल फिल्में करने की शुरुआत की और एक मजबूत एक्ट्रेस के तौर पर फीमेल सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार अभिनेत्री रेखा का पूरा जीवन विवादों से घिरा रहा है? और क्या आपको पता है कि आज भी कई न्यूज चैनल्स और अखबार इनसे जुड़ी खबरें छापते रहते हैं? और एक बात जो सबसे ज्यादा गहरी है वो ये कि ये अपने पिता की गैर कानूनी संतान थी और साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार रहे इनके पिता इनसे सीधे मुंह कभी बात तक नहीं किया करते थे। करियर के दौरान बॉलीवुड के 6 जाने माने दिग्गज अभिनेता इनके बॉयफ्रेंड रहे। इसके अलावा इन्होंने 2 शादियां की और फिर अपनी एक फीमेल मेकअप आर्टिस्ट के साथ इनके लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खबरों ने तहलका मचा दिया था। तो आखिर क्यों रेखा आज भी सबसे विवादित अभिनेत्री मानी जाती हैं और क्यों विधवा होने के बावजूद भी ये अपनी मांग में सिंदूर सजाती हैं और क्यों इनकी जिंदगी एक रहस्य बन गई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप बस बने रहिए हमारे चैनल वारिधि मंथन पर। मैं दावा करता हूं कि इनमें से ज्यादातर खबरें जो आपने सुनी होंगी उनमें कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला लगाकर आप तक पहुंचाया जाता है, लेकिन आज हम रेखा की जिंदगी की तमाम घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से और ऑथेंटिक तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। बॉलीवुड फिल्मों से राज्यसभा तक का सफर तय करने वाली रेखा हमेशा एक जिंदा दिली और हसीन शख्सियत के तौर पर जानी गयी। इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा ही विवादित और रहस्यमय रही, तकलीफों से भरी रही। बचपन में पिता के प्यार को तरसने, पढ़ाई लिखाई की उम्र में इकोनॉमिक क्राइसिस को झेलते हुए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और छोटी उम्र में इन्हें मजबूरी में घर चलाने के लिए पैसे तक कमाने पड़े। इनकी पूरी जिंदगी एक सच्चे प्यार की राह देखते हुए गुजरी, लेकिन फिर भी जिंदगी भर ये अकेलेपन में ही जीती रह गईं। चलिए अतीत के पन्नों को पलटते हैं और आज हम छोटी सी जिंदगी में ढेर सारे उतार चढ़ाव देखने वाली रेखा की निजी जिंदगी पर बात करते हैं। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। ये एक ब्राह्मण थीं, जो आधी तमिल और आधी तेलुगु थीं। इनके पिता तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन थे और माता तेलुगु अभिनेत्री पुष्प बाली थी। रेखा के जन्म के समय इनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे और इनके पिता की पहले से ही एक पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। जाहिर सी बात है, इसीलिए रेखा अपने माता पिता की लीगल संतान नहीं कहलाई और इसको लेकर हमेशा विवाद चलता रहा। चेन्नई के पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई करवाई गई, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो सकी। माँ बाप प्रोफेशनल एक्टर थे, लेकिन फिर भी रेखा का मन बिल्कुल भी एक्टिंग की ओर नहीं था। ये नहीं चाहती थी कि इन्हें एक्ट्रेस बनाया जाए, लेकिन मजबूरी की वजह से इन्हें कम उम्र में ही एक्टिंग लाइन को चुनना पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से इनकी मां ने बिना इनकी मर्जी के इन्हें फिल्मों में काम करने को मजबूर किया और इनकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी गई। चूँकि इनके परिवार के पास कोई चारा नहीं था और इसीलिए इनकी मां ने इन्हें फिल्म में कास्ट करवाया। 3 साल की उम्र में ही रेखा ने बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। इनकी पहली फिल्म तेलुगु फिल्म थी रंगूला रतलाम। इस फिल्म में इनकी कास्टिंग में नाम आप देख सकते हैं, बेबी भानु रेखा। इसके बाद तो रेखा ने कई सारी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, लेकिन 1969 में हीरोइन के रूप में वो पहली बार किसी कन्नड़ फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। ये फिल्म सुपर हिट रही थी। इसके बाद इन्हें पहली फिल्म जो कि हिंदी भाषा में थी उसमें करियर शुरू करने का मौका मिला। शुरुआत में ही इन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने पुरुष प्रधान हिंदी सिनेमा से इन्हें रूबरू करवाया। साल 1969 में बन रही फिल्म अनजाना सफर थी, जिसमें रेखा बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थी। फिल्म के प्रोड्यूसर थे कुलदीप पाल और डायरेक्टर राजा नवाते थे। फिल्म में रेखा के अपोजिट हीरो थे विश्वजीत जी। फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो में हो रही थी। जाने माने राइटर यासिर उस्मान द्वारा लिखी रेखा की बायोग्राफी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर राजा नेवती ने एक्टर विश्वजीत के साथ मिलकर एक किसिंग सीन की प्लानिंग की थी, जिसकी जानकारी रेखा को पहले नहीं दी गई थी। जैसे ही कैमरा रोल हुआ, विश्वजीत ने रेखा की मर्जी के खिलाफ बिना उन्हें बताए 5 मिनट तक लगातार स्मूच किया और वहां मौजूद ग्रुप मेंबर्स तालियां बजा रहे थे और सीटियां बजा रहे थे। रेखा रो रही थी और बाद में बेहोश हो गई थी।
होश आने पर रेखा खूब रोए जा रही थी और हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। विवाद बढ़ जाने पर विश्वजीत ने ये कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सिर्फ वही किया है जो डायरेक्टर ने उन्हें करने को कहा था। और तब के लाइफ मैगजीन के एशियाई एडिशन में अप्रैल 1970 में छप गई ये खबर और इतना तूल पकड़ लिया कि जाने माने अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स शेफर्ड भारत आए और इस मुद्दे पर रेखा का इंटरव्यू किया तो रेखा ने भी खुलकर अपनी बात रख दी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के रिलीज पर ही पाबंदी लगा दी क्योंकि उस वक्त रेखा की उम्र महज 15 साल थी और उनके साथ ऐसा करना कानूनन गलत था। रेखा और विश्वजीत की ये फिल्म 10 साल तक सेंसर में अटकी रही और फिर कुछ जरूरी कट के साथ 1979 में दो शिकारी फिल्म के नाम से रिलीज हुई। इसके कुछ महीने बाद फिल्म मेकर मोहन सहगल ने रेखा को अपनी फिल्म सावन भादो में कास्ट किया। 1970 के बाद रेखा सुपरहिट हो चुकी थी और इन्हें कई सारी फिल्में मिलने लगी थी। इस फिल्म में काम करते करते रेखा और नवीन निश्चल काफी करीब आ गए थे और कई फिल्मी मैगजीन्स ने इनके अफेयर्स की खबरें छापनी शुरू कर दी थी। लेकिन दिल फेक माने जाने वाले नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और मायूसी के साथ रेखा अलग हो गयी। हालांकि कुछ साल बाद नवीन निश्चल के साथ उनकी एक और फिल्म आई और इस फिल्म के इंटीमेट सीन ने सबको हैरान कर दिया। नवीन निश्चल और रेखा के इन इंटीमेट सीन्स को देखकर उस जमाने की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से चौंक गई थी। खैर, फिलहाल बात करते हैं रेखा के अगले रिश्ते की। तो रेखा की जिंदगी में जिस अगले शख्स की एंट्री हुई वो थे एक्टर जितेंद्र। हालांकि वो पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे, लेकिन शोभा तब अपनी जॉब की वजह से विदेश में ज्यादा रहती थी और जितेंद्र ने इसी का फायदा उठाया था। दरअसल रेखा और जितेंद्र एक साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे जिस फिल्म का नाम था एक बेचारा। इस फिल्म की शूटिंग शिमला में हो रही थी और यहीं इन दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी शुरू हुई। फिल्म हिट रही और इसी के साथ इन दोनों की जोड़ी भी काफी ज्यादा हिट हो गई थी। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म अनोखी अदा में इस हिट जोड़ी ने फिर से एक जबरदस्त कमबैक किया था। फिर तो ये दोनों एक साथ कई जगह पर स्पॉट किए जाने लगे। ये लव स्टोरी काफी लंबी चली, लेकिन इसके बाद फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। जितेंद्र भले ही रेखा के साथ रोमांस कर रहे थे, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसी बात को लेकर रेखा और जितेंद्र के बीच अक्सर झगड़े शुरू हो गए। रेखा की बायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी लिखने वाले यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा था कि जितेंद्र अक्सर जूनियर आर्टिस्ट के सामने ये शेखी बघारा करते थे और कहते थे कि रेखा तो मेरे लिए बेस्ट टाइम पास है, और जब वो ऐसा कहते थे तो बाकी खड़े लोग खूब जोर से ठहाके लगाया करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बार रेखा ने जितेंद्र को ऐसा कहते हुए सुन भी लिया था और वो वहां से रोकर मेकअप रूम की ओर भाग गई थी और इसके बाद वो शूटिंग भी कैंसिल हो गई थी। और यही वो दिन था जिसके बाद रेखा जितेंद्र की जिंदगी से पूरी तरह बाहर निकल गईं। रेखा की जिंदगी में एक्टर किरण कुमार की भी एंट्री हुई जो कैरेक्टर आर्टिस्ट जीवन के बेटे थे। हालांकि ये जितनी जल्दी शुरू हुई उतनी ही जल्दी इनकी लव स्टोरी खत्म भी हो गई। स्टारडस्ट मैगजीन ने 1975 के एडिशन में इस कपल के बारे में एक आर्टिकल छापा था। कुछ समय चलने के बाद ये लव स्टोरी भी क्लोज हो गई, लेकिन रेखा का करियर तो ट्रैक पर आ चुका था, पर वो एक ऐसे साथी की तलाश में थी जिनके साथ वो घर बसा सकें और वो कभी इन्हें छोड़कर ना जाए, बल्कि जीवन भर का रिश्ता निभाए और जिसकी आंखों में उन्हें भरोसा नजर आए। लगातार काम कर रही रेखा की जिंदगी में अब एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जो कि पहले से ही 2 बार तलाकशुदा थे। ये थे विनोद मेहरा। हालांकि उनकी छवि भी दिल फेक आशिक की ही थी, लेकिन मासूम से दिखने वाले विनोद मेहरा ने अपनी मनमोहक मुस्कान से रेखा के दिल में ऐसी जगह बना ली थी कि अब रेखा उनके बिना एक पल भी जीने को तैयार नहीं थी। रेखा तब विनोद मेहरा में अपना सच्चा प्यार देख रही थी और जैसे इनके पांव जमीन पर ही नहीं थे। यासिर उस्मान की किताब रेखा अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी रचाई। इसके बाद जब विनोद मेहरा पत्नी रेखा को लेकर अपने घर गए तो उनकी मां ने रेखा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रेखा तो जैसे सदमे में चली गईं। विनोद मेहरा ने मां कमला मेहरा को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। और कहा तो ये भी जाता है कि विनोद मेहरा की मां ने रेखा को चप्पलों से मारा था और बहुत सी गालियां दी थीं। विनोद मेहरा चुपचाप अपनी नवविवाहिता पत्नी को जलील होता हुआ देख रहे थे और उन्हें उस घर में बेइज्जत होता और रोता हुआ देख रहे थे। रेखा वहां से चुपचाप निकल गई थी और किसी होटल में जाकर रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था
कि विनोद खन्ना ने उनका साथ आखिर क्यों नहीं दिया, और अगर साथ नहीं देना था तो फिर उनसे शादी ही क्यों की। इसके बाद ये रिश्ता भी टूट गया। हालांकि रेखा हमेशा मीडिया में इस शादी को लेकर इनकार करती रही। उनके हिसाब से ये शादी कभी हुई ही नहीं थी, लेकिन एक सर्टिफिकेट 1986 में एक मैगजीन ने छाप दिया था, लेकिन रेखा के मैनेजर ने उसे फेक बता दिया। हालांकि आज के समय में ऐसी कोई मैगजीन या ऐसा कोई सर्टिफिकेट पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। बाद में अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रेखा ने विनोद मेहरा को बस अपना एक शुभ चिंतक बताया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि रेखा का मन इस रिश्ते के बाद शादी या प्यार से पूरी तरह से उठ गया था। आइए अब बात करते हैं उस प्रेम कहानी की जिसे रेखा की जिंदगी और बॉलीवुड का अब तक का सबसे चर्चित प्रेम संबंध माना जाता है। ये रिश्ता था अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच का। अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे और 3 जून 1973 में ही जया भादुरी के साथ शादी के बंधन में बंध चुके थे। रेखा से इनके रिलेशनशिप की शुरुआत 1976 की फिल्म दो अनजाने से मानी जाती है। रेखा और अमिताभ बच्चन के साथ में लगभग 10 फिल्मों में एक के बाद एक काम किया। बड़े पर्दे से लेकर रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे के इश्क में डूबे रहे और दो बड़े सितारों के बीच इस नाजायज रिश्ते का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। रेखा पर अमिताभ बच्चन की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का आरोप लगता रहा, लेकिन इनको शायद अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्हें किसी चीज का कोई मलाल नहीं था। अमिताभ और रेखा के अफेयर ने जया बच्चन को तोड़ कर रख दिया था। वो हिल चुकी थी, खासकर उस दिन जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में यानी कि 20 जनवरी 1980 को रेखा सिंदूर से भरी हुई मांग और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची थी। उस रात शादी समारोह में बॉलीवुड की बहुत सी हस्तियों के साथ साथ अमिताभ बच्चन और जया भादुरी भी मौजूद थे। रेखा को ऐसे वहां देख ये खबर फैल गई कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से शादी रचा ली है। कहा जाता है कि एक दिन रेखा को अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुरी ने डिनर पर बुलाया था। रेखा डरते डरते वहां पहुंची। उस वक्त अमिताभ बच्चन शूटिंग की सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। जया से उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्हें लगा था कि शायद जया भादुरी उन पर बहुत ज्यादा भड़केंगी और उन्हें बुरा भला सुनाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जाते जाते एक बात जो रेखा से जया ने कही थी वो उन्हें हमेशा याद रह गई। उन्होंने कहा था कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही और फिर रेखा वहां से चली गई। कहा जाता है कि रेखा उस दिन ये तो समझ गई थी कि अमिताभ कभी भी इनके नहीं हो पाएंगे। इसके बाद एक ऐसी फिल्म का ऐलान हुआ जिसके स्टार कास्ट को देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये फिल्म थी सिलसिला। यश चोपड़ा ने कमाल कर दिखाया था। इसमें अमिताभ बच्चन, रेखा और जया को एक साथ कास्ट किया गया था और कहा जाता है कि ये इन तीनों की रियल लाइफ स्टोरी थी, लेकिन फिर भी इसे बड़े पर्दे पर फिल्माने के लिए तीनों कैसे राजी हो गए ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिल्म की शूटिंग हुई और रिलीज होते ही ये फिल्म छा गई थी। अगस्त 2010 को बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने ये स्वीकार किया था कि फिल्म बनाते हुए वो काफी डरे हुए थे, क्योंकि उसी वक्त इन तीनों के बीच पहले से ही तनातनी चल रही थी। आपको बताते चलें कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और जया बच्चन एक साथ घर से शूटिंग प्लेस पर आते थे। वो एक साथ खाना खाते थे, एक साथ वक्त बिताते थे और फिर एक साथ ही घर चले जाते थे। ये देखकर रेखा काफी ज्यादा मायूस हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अमिताभ बच्चन उन्हें काफी ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं और इन दोनों कथित प्रेमियों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। तभी एक और बड़ा हादसा हो गया। कुछ दिन बाद ही यानी 26 जुलाई 1982 को कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन एक बड़े हादसे का शिकार हो गए और महीनों तक अस्पताल में कोमा में पड़े रहे। अमिताभ जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे और ऐसे में रेखा उनसे मिलने आई थी। वो खुद को रोक नहीं पाई थी और जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां पर जया ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया और उन्हें अमिताभ बच्चन से नहीं मिलने दिया गया। कहा जाता है कि यही वो आखिरी पल था जब रेखा अमिताभ बच्चन से पूरी तरह से दूर हो गई थी। उन्हें बेहद धक्का लगा था। इसके 2 साल बाद यानी 1984 में फिल्म फेयर को दिए गए थ्रोबैक इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ अपने अफेयर को लेकर खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें मौत मंजूर थी पर बीबीसी का ये एहसास मंजूर नहीं था। खैर, एक और प्रेम कहानी का अंत हो चुका था। प्यार नहीं
अमिताभ से रिश्ता टूटने के बाद कुछ साल रेखा पर्सनल लाइफ में बिल्कुल अकेली रही और बस अपने काम पर फोकस किया। लगातार फिल्में करती रहीं और करियर में सफलता की ऊंचाइयां चढ़ती रहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1986 में स्मिता पाटिल की मौत के बाद जब राज बब्बर ने घर वापसी की और पत्नी और बच्चों के पास वापस लौटे तो पहले जैसा माहौल नहीं था और घर पर इनसे कोई ठीक से बात तक नहीं करता था। इसी दौरान उनकी रेखा से करीबी बढ़ गई और दोनों एक दूसरे से अपनी परेशानियां शेयर करने लगे थे। इसी दौरान दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम भी किया था। एक्टर राज बब्बर और अदाकारा रेखा रिश्ते में आ गए। कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की डिमांड कर डाली, पर राज बब्बर ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं शादी नहीं कर सकता। रेखा राज बब्बर के इस जवाब से बौखला गईं और रोते हुए घर वापस लौट गई थीं। एक न्यूज के मुताबिक उस समय मुंबई के एक इलाके में कुछ लोगों ने रेखा को बिना चप्पलों के राज बब्बर के सामने से भागते हुए देखा था। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन रेखा आगे बढ़ती रही। ये सच्चे प्यार और सही जीवन साथी की तलाश थी या कुछ और, ये कोई मनोवैज्ञानिक ही बेहतर समझ सकता है। खैर, अब वो दौर आ चुका था जब उस वक्त इकलौती ऐसी अदाकारा थी रेखा जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में भी महिला प्रधान फिल्में कर रही थी और सुर्खियां बटोर रही थी। तभी 80 के दशक के आखिर में रेखा पर एक्टर संजय दत्त को फंसाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि संजय दत्त भी उस दौर में कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उनकी मां नरगिस ने तो कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। इंडस्ट्री में ये खबर बहुत तेजी से फैल गई थी कि रेखा ने संजय दत्त से गुपचुप शादी रचा ली है। फिर तो गुस्साई नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह डाला था, लेकिन फिर रेखा ने दूरी बना ली और ये रिश्ता कहीं थम गया। कई बार प्यार में धोखा खा चुकी रेखा 90 के दशक तक आते आते बेहद थक चुकी थी और अब घर बसाना चाहती थी। ऐसे में एक पार्टी में इनकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई, जो रेखा के बहुत बड़े फैन थे और इनकी एक झलक पाने के लिए शूटिंग शेड्यूल को फॉलो करते हुए हर जगह पहुंच जाया करते थे। पहले तो रेखा इनसे मिलने से इनकार करती रही, लेकिन फिर अचानक एक दिन खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन शायद घर बसाना रेखा के किस्मत में ही नहीं लिखा था। शादी के कुछ ही महीने बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रेखा को पता चला कि मुकेश डिप्रेशन के शिकार हैं और शादी के पहले से ही इनका मानसिक इलाज चल रहा है। रेखा को गहरा धक्का लगा और उन्होंने मुकेश से दूरी बनाते हुए खुद को ज्यादा बिजी कर लिया और दिल्ली से दूर चली गईं। मुकेश दिल्ली में अपने घर पर रहते, लेकिन फिर मुकेश अपना काम धाम छोड़कर मुंबई पहुंचने लगे और रेखा से जबरदस्ती मिलने की कोशिश करने लगे। किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में इन तमाम बातों की चर्चा रेखा के हवाले से विस्तार से की गई है। 2 अक्टूबर 1990 को एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल मुकेश इस दुनिया से जा चुके थे। दिल्ली में उनके बेडरूम की छत, वहां लगे पंखे और पत्नी रेखा का दुपट्टा, सब उनकी जिंदगी के आखिरी पलों की गवाही दे रहा था। शायद वो बेहद दर्द में रहे होंगे, तनाव में या पत्नी की यादों में, पर ये बेहद दर्दनाक था। इस घटना के बाद लोगों ने रेखा को दोष देना शुरू कर दिया और उन्हें चुड़ैल तक की संज्ञा दे डाली। तब रेखा देश से बाहर एक शूटिंग पर गई हुई थी और अखबार सुनते ही अगले दिन वापस आ गईं। इस घटना के बाद लंबे समय तक बॉलीवुड वाले रेखा को कोसते रहे और इसका असर इनके करियर पर भी पड़ा। कहते हैं कि उस वक्त हर जख्म का मरहम होता है। धीरे धीरे ये वक्त भी गुजर गया और रेखा ने कुछ एक्शन फिल्मों में अपने करियर को आजमाया। साल 1996 में रेखा के एक ऐसे अफेयर की बात सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थी। तब फिल्म आई थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी। अक्षय कुमार को रेखा उस वक्त डेट कर रही थी। अक्षय के अफेयर को लेकर रवीना ने एक दिन मीडिया में अपनी भड़ास निकाल दी और बिना नाम लिए अक्षय पर और रेखा पर एक साथ मिलकर उन्हें चीट करने का इल्जाम लगाया। लेकिन कुछ समय बाद ही अक्षय कुमार और रेखा के बीच का ये रिश्ता भी खत्म हो गया। बिना मीडिया को कुछ बताए ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे राज की जिसके बारे में जानकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल कुछ साल पहले ऐसी खबर आई कि रेखा की एक महिला मित्र भी हैं। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपने किताब यूरेका में इस बारे में दावा करते हुए इस राज से पर्दा उठाया
उन्होंने किताब में लिखा कि रेखा लंबे समय से पश्चिम मुंबई के बांद्रा में जिस सी स्प्रिंग बंगले में रहती हैं, इसके अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है सिवाय एक शख्स के, जो है इनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना। किताब में ये भी दावा किया गया कि आज तक किसी ने भी रेखा के इस पुराने रहस्यमयी बंगले के अंदर का नजारा भी नहीं देखा है, क्योंकि इसके अंदर कई राज छुपे हैं। घर के नौकर और घर के बाहरी हिस्सों में भी जा सकते हैं, लेकिन घर के बेडरूम में जाना अलाउड नहीं है। फरजाना के अलावा उस रूम में कोई नहीं जाता। बता दें कि पुरुषों की तरह कपड़े पहने नजर आने वाली फरजाना पिछले 35 साल से रेखा के साथ जुड़ी हुई हैं, जो शुरू में तो इनके हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करती थीं, बाद में पर्सनल सेक्रेटरी बन गईं। जर्नलिस्ट मोहन दीप लिखते हैं कि रेखा और फरजाना के बीच संबंध सामान्य नहीं है, बल्कि ये पति पत्नी जैसे संबंध हैं। हालांकि सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन आज भी फरजाना हर फंक्शन, इवेंट, पार्टी से लेकर घर बाहर हर जगह हर वक्त रेखा के साथ साई की तरह नजर आती हैं। खैर, इस रिश्ते का सच क्या है ये दावे से कहना मुश्किल है। रेखा ने साल 2000 आते आते फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन जब तक काम किया अपने अभिनय से कमाल करती रही। रेखा को 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही साल 2010 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी नवाजा गया। रेखा ने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और एक मजबूत महिला होने का सबूत पेश किया है। दोस्तों, आपको रेखा कैसी लगती थी? इनकी कोई फिल्म या इनका कोई गाना आपको पसंद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।